अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो गाइज़ क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी वर्क परमिट कि आप वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो थोड़ा आज ज़रा डिटेल से मैं बताता हूँ। और सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ यार, मैं अपना नंबर गलती से मैं यूट्यूब पे दे तो बैठा हूँ, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं बस अब आप लोगों को बता नहीं सकता। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे आप कॉल मत की करें। अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो मुझे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि इस तरह अच्छा भी नहीं होता कि मैं कॉल ना पिक करूं, और अगर मैं कॉल ना उठाऊं तो वो तो फ़ोन का सत्यानाश कर देते हैं पकड़ के। तो इस वजह से मैं अभी किसी की कॉल भी नहीं पिक कर रहा। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे कॉल मत किया करें। अगर बहुत कोई इमरजेंसी है तो तब आप मुझे एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें, क्योंकि किसी टाइम मैं बिज़ी हो तो नहीं भी मैं उठा सकता, और इतनी कॉल तो मैं पिक भी नहीं कर सकता जितनी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। तो या तो मुझे फिर नंबर चेंज करना पड़ेगा, और जो बेचारे मजबूर हैं उनका भी क्या कहते हैं, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा अभी मैं बहुत इस परेशानी में हूँ कि आप लोग मुझे कॉल्स यार बहुत कर रहे हैं। तो मेरी आपकी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को मैं रिप्लाई करता हूँ जो मुझे वॉइस मैसेज करते हैं, और वो भी मैं सुन के अगर मुझे कुछ मालूमात हैं या अगर वो कोई बहुत ज़रूरी है मैसेज, तो तब मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो मैं उनको कॉल बैक भी मैं कर देता हूँ। तो अभी चलते हैं आप लोगों के वर्क परमिट के लिए। वर्क परमिट के ना दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। एक वर्क परमिट होता है कि जो आप अपने कंट्री से लेकर आते हैं। दूसरा वर्क परमिट होता है कि आप विजिट वीज़े पर यहाँ पर आते हैं और विजिट वीज़े को कन्वर्ट करते हैं वर्क परमिट में। तो मेरे भाइयों, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। दोनों ऑप्शन में से आपको जौन सा बेस्ट लगता है आप वो कर ले। तो अभी जो अभी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको शायद उन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी। जो तो शुरू से मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता है कि मैं कई दफ़ा मैं इस टॉपिक के ऊपर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। तो अभी ये फिर मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो इसमें मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन है। एक है जी, आप पाकिस्तान से अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई थाईलैंड की कंपनी आपको पाकिस्तान से हायर करता है, तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, यानी कि डीबीडी वगैरह होता है। डीबीडी बोलते हैं जो कंपनी के अपने सर्टिफिकेट वगैरह या लाइसेंस वगैरह होते हैं उसे बोलते हैं डीबीडी। उसके और उसके बाद एक होता है जी इनविटेशन लेटर, और उसके बाद होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपके कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो वो आपने वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना होता है। नॉन बी वीज़ा आपको मिलेगा वहाँ पे, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उसको बोलते हैं, और वो होगा 3 माह का। तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे आ जाते हैं थाईलैंड में। और थाईलैंड में फिर यहाँ पे आपको जो आपका ओनर होता है उसको अपने आप पासपोर्ट वगैरह देना होता है। वो आपको अपनी जो कंपनी का उनका लॉयर होता है, तो उससे वो आपको बिलो बुक वगैरह, बिलो बुक बोलते हैं वर्क परमिट को, वो इशू होगी। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं कंपनी में, जिस कंपनी ने आपको हायर की है। और दूसरा बात, आप लोगों के कुछ मैसेज आते हैं कि आज़ाद वीज़ा। भाई आज़ाद वीज़ा, थाईलैंड का कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता। इसमें वर्क परमिट होता है ज़रूरी, और उसी कंपनी में काम करना होता है आपको जो कंपनी आपको हायर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी कंपनी है और मैं किसी को पाकिस्तान से बुलाता हूँ, तो वो सिर्फ मेरे पास ही काम कर सकता है। ये नहीं कि वो मेरा वर्क परमिट कहीं और जाके यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन में ख़राबी होती है। एक तो ओनर को भी, और दूसरा जो काम कर रहा होता है उसका तो वैसे ही वो काम तमाम कर देते हैं ना। काम तमाम इस तरह कर देते हैं कि वो आपका वर्क परमिट भी रिजेक्ट करने की उनके पास अथॉरिटी होती है। तो फ़ाइन भी वो अच्छा खासा पे करते हैं। बिलो बुक के ऊपर इशू भी होता है। बिलो बुक के ऊपर वो लिखा हुआ होता है कि 5,000 से लेके 50,000 तक आपको इमिग्रेशन फ़ाइन कर सकती है। तो वो आपको फ़ाइन भी हो सकता है, उसके बाद आपका अपना नुकसान भी है। तो इससे बेहतर है कि जिस कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है आप उसी में करें। और दूसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो होता है मालिक और आपका, यानी कि कंपनी और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है
उसके अंदर लिखा होता है, आपकी मेंशन होती है सैलरीज वगैरह सारा कुछ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो थाईलैंड का लॉ है, फॉरनर यहाँ पे लेबर वर्क नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ आपको आपके स्किल्स के मुताबिक जॉब मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर मास्टर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या वेब डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इस तरह की जो स्किल जॉब हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, इंजीनियर वगैरह हैं या इस तरह। तो ये आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ लोग पूछते हैं कि हम वहाँ पे आके टैक्सी चला सकते हैं, हम वहाँ पे आके, जो इस तरह के लेबर वर्क है वो यहाँ पे फॉरेनर्स को अलाउ नहीं है। लेबर वर्क सिर्फ और सिर्फ थाई कर सकता है या बर्मी कर सकते हैं, ये दो यहाँ पे लेबर वर्क कर सकते हैं। अगर थाईलैंड को लेबर में कमी हो तो ये बर्मा से और बंदे यहाँ पे बुलवा लेते हैं काम शाम के लिए। तो ज़हन में रखना है कि आपको यहाँ पे आपके स्किल जॉब के मुताबिक काम मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी कंपनी है, मैं आपको एज अ शेफ़ हायर करता हूँ, तो मैं यहाँ से आपको अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा, ठीक है। उसके ऊपर आपका शेफ़ का वीज़ा लगेगा, तो आप मेरे पास आके सिर्फ शेफ़ का ही काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपको शेफ़ का वीज़ा मिला तो फिर आप यहाँ पे आके कहीं आपके शोल्डर पे और आप कह रहे हो जी मैं जा रहा हूँ कसी खटने। हमारी ज़बान में कसी खटने कहते हैं, पता नहीं आपकी ज़बान में क्या कहते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे लेबर शेबर अपने जेन से निकाल दें, स्किल्स होता है। लेकिन लोग करते हैं, ठीक है ना, जो वो कर रहे होते हैं वो इलीगल होता है, ठीक है, वो लीगल काम नहीं होता लेबर। तो इसलिए आप ज़रा इस चीज़ का एहतियात रखिएगा जब भी हैं। और सेकेंडली, अच्छा आते हैं अपने वर्क परमिट की तरफ। सेकेंडली आपको वर्क परमिट किस तरह दिया जाता है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से थाईलैंड में आ जाते हैं विजिट वीज़े के ऊपर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं, तो वो कंपनी अगर आपको हायर कर दिया तो वो आपको अपने यही सेम डॉक्यूमेंट्स देगी जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि डीबीडी वगैरह हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी वो क्या कहते हैं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और डीबीडी वगैरह आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, और याद रखिएगा जिसने आना है यहाँ पे वो अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ लाजमी लेके आए। जिसने काम करना है यहाँ पे विजिट वीज़े पे आकर, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो आपके पास, आपका जो स्किल सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे आके इंटरव्यू दे के जो भी आपकी वो होंगी कंपनी और आपकी रिक्वायरमेंट्स, वो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे आके काम करना है। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे ना आके फॉर एग्जांपल कंपनी से किसी और से आपने वर्क परमिट ले लिया, आप कर किसी और के पास काम रहे हैं, तो वो कोई नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इस तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन थाई लॉ के मुताबिक ये चीज़ इलीगल है। यानी कि आपके पास वर्क परमिट किसी और का है, आपकी कोई कंप्लेन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें वो आप सिक्योर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी का वीज़ा, तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन ये लोग लगवाते हैं, इलीगल होने से बेहतर है कि ये काम हो जाए। क्योंकि फिर जब आप यहाँ पे आओगे ना, वो अंदर के फंडे शंडे आप सारा कुछ समझ जाओगे। तो वो बेहतर है, अगर ना होने से वो बेहतर है कि आपके पास होना ज़रूरी हो। तो ये इस तरह आपका वर्क परमिट लगता है। तो यही सारा कुछ सिस्टम है यहाँ पे। और आपका विज़िट वीज़ा जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लोगों का अगर कोई वैसे कोई मसला मसाइल हो डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो अलहदा बात है कि वो आपका वर्क परमिट ना लगे। या कुछ इस तरह भी होता है कि आप बाहर से नॉन भी ले लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हमें नॉन भी मिल गया, वर्क परमिट मिल जाएगा। असल चीज़ होती है बिलू बुक और वर्क परमिट आपके नॉन बी के बाद। कुछ कंपनीज होती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको खाली नॉन बी दे देते हैं, नॉन बी के बाद आपको उड़ा देते हैं, चल भाई अपने घर जा। तो यहाँ पे इस तरह भी सिस्टम चलता है। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है। और इससे आगे आपको अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको आगे रिप्लाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपके कमेंट का। तो फ़िलहाल आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, दूसरा मैं आपको बता दूं, जो फॉरेनर की सैलरी होती है वो 35,000
या 40,000 वो मेंशन करते हैं आपके ना कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो ओनर आपको इतनी पे नहीं करेगा। ओनर आपसे पहले डिसाइड करेगा, फॉर एग्जांपल मैं 15,000 दे सकता हूँ, मैं 17 दे सकता हूँ, 18 दे सकता हूँ। जो तो अभी फ़िलहाल कोरोना के बाद फॉर एग्जांपल जो शेफ़ की सैलरीज चल रही है ना, वो अभी यहाँ पे जो प्रोफेशनल शेफ़ हैं उनकी 15,000 17,000 इतनी सैलरी चल रही है। इससे ऊपर अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा। जो प्रोफेशनल शेफ़ हैं, जो हेल्पर शेल्पर हैं, उनकी इससे डाउन है। तो बाकी मज़ीद, और हाँ, मैं आपको जाते जाते एक और बात बता दूं, इससे आगे जो मेरी आने वाली वीडियो है ना, वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कंपनीज डॉक्यूमेंट्स उधर क्यों नहीं भेजती, जिस वजह से ना, क्योंकि मैं किसी के ऊपर एतबार कर बैठा था और मेरे साथ स्कैम हो गया था, ठीक है। तो मैंने पहले पिछले दिनों मैंने अपना वो पोस्ट भी किया था। तो अभी कुछ बारिश और सैलाब यहाँ पे आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो वो आएगी प्रूफ के साथ। और मेरा पैसा डूब गया, तो इस वजह से आई थिंक कंपनीज आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करती कि फ्रॉड ना हो। तो ये चीज़ तो मेरे साथ हो गई है, मैं तो ये अच्छी तरह समझता हूँ। बाकी अगली वीडियो आएगी, मैं आपको सारा बताऊंगा स्कैम किस तरह हुआ, फ्रॉड किस तरह हुआ, और आपको प्रूफ के साथ उस उनकी पिक्चर्स और उनके मैसेजेस कैप्चर्स वगैरह सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।